नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राहुल गांधी आज पंजाब में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इस दौरान वो पार्टी के सभी 117 विधानसभा उम्मीदवारों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे और लंगर सेवा में भी भाग लेंगे। नेतृत्व परिवर्तन के बाद पंजाब में राहुल का यह पहला दौरा है। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी गुरुवार सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद दरबार साहिब जाएंगे। इसके बाद वो सभी 117 प्रत्याशियों के साथ लंगर सेवा में भाग लेंगे। फिर कांग्रेस के नेता बसों में सवार होकर दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर पहुंचेंगे। अमृतसर के बाद राहुल सड़क मार्ग से 100 किलोमीटर दूर जालंधर जाएंगे, जहां वो नवी सोच नवा पंजाब नाम से आयोजित एक वर्चुअल जनसभा को संबोधित करेंगे। गौर हो कि चुनाव आयोग ने फिजिकली रैलियों को और रोड शो पर 31 जनवरी तक के लिए प्रतिबंध बढ़ाया है। अब पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी नतीजे 10 मार्च को आएंगे। सभी की निगाहें जालंधर की वर्चुअल रैली पर फिलहाल टिकी हुई है और इसी के साथ निगाहें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संबोधन पर भी हैं, जहां से राहुल गांधी पार्टी के प्रचार अभियान को नई दिशा देंगे। साथ ही राजनीतिक पंडित इस मेगा अभ्यास को न केवल शक्ति के प्रदर्शन के रूप में बल्कि एकता के प्रदर्शन के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद भी पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह चरम पर है। सूबे के पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा और चुनाव अभियान प्रभारी सुनील जाखड़ अप्रत्यक्ष रूप से सीएम फेस घोषित करने को लेकर कांग्रेस आलाकमान पर दबाव लगातार बनाने में जुटे हैं और जिसकी वजह से अंतर्कलह कांग्रेस में कहीं ना कहीं दिखती नजर आ रही है। और इसी अंतर्कलह को साफ करने के लिए या यूं कहें कि इस अंतर्कलह से ये जनता को संदेश देने के लिए कि पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है, इसके लिए आज शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ एकता का प्रदर्शन राहुल गांधी जालंधर में करने वाले हैं। एक मेगा रोड शो राहुल गांधी का आज जालंधर में है, जहां पर वो जनसभा को वर्चुअली संबोधित करेंगे और शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ जनता को बताएंगे कि पार्टी में फिलहाल एकता है। हालांकि इस बार पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम नहीं होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस इस समय कहीं ना कहीं टूटती नजर आई है पंजाब में। और अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पंजाब में अपना चुनावी अभियान जो है उसको तेज करती है और किस तरीके से दोबारा सत्ता में काबिज होती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इन 5 राज्यों में मात्र एक पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। बाकी सभी में बीजेपी की सरकार है, बाकी 4 राज्यों में, और एक राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस के आने की उम्मीदें भी फिलहाल बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर मैदान में आम आदमी पार्टी भी है और बीजेपी और कैप्टन की पार्टी का भी अलायंस है, गठबंधन है। इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। चलिए, तो कांग्रेस में जिस तरीके से अंतर्कलह पंजाब में देखने को मिल रही है और इसी अंतर्कलह को खत्म करने के लिए और जनता को संदेश देने के लिए कि कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है, राहुल गांधी आज जालंधर जा रहे हैं और जालंधर में वो शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ एकता प्रदर्शन भी करेंगे। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और इसी के साथ सीके ठाकुर जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद है। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। और कुछ देर में आकाश मिश्रा जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद रहेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं सीके ठाकुर जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आज जालंधर में आ रहे हैं राहुल गांधी और अमृतसर उससे पहले वो माथा टेकेंगे दरबार साहिब में। एक बार फिर से कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों को लेकर आया जा रहा है चुनाव में। सभी प्रत्याशियों के साथ आज माथा टेकने जा रहे हैं राहुल गांधी। जी मुस्कान, यह तो पंजाब में जाए और हम माथा ना टेके वहां पे दरबार साहिब में, तो यह तो बहुत ही क्या कहा जाए, ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है और हिंदुस्तान का सिखों का सबसे बड़ा वो धर्म स्थल है। तो वहां जो भी जाते हैं, आप भी जाएंगे तो लगेगा कि नहीं मैं अमृतसर जाऊं और वहां पे माथा टेकूं। तो राहुल गांधी जी उसी कारण
और माथा टेकते हुए वहां से आगे बढ़ेंगे। ऐसा इसको कोई ये मैसेज नहीं है कि हम धार्मिक स्थिति को लेकर के वहां कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में चुनाव है और चन्नी जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, हमारे कांग्रेस की सरकार है वहां पर। तो आज राहुल जी जा रही है, गलत मैसेज है लोगों के बीच के, लोगों में मतभेद है। देखिए, आदमी में एक जो साइकोलॉजिकल होता है कि हम आगे बढ़े, मुख्यमंत्री हम बने, ये आपस में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे बीच मतभेद है। लोग द्वंद्वता रहती है कि हम मुख्यमंत्री बने, ये पद पे रहना चाहिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी, पुनः बनेगी। मुस्कान जी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। आलोक बस जो आपके पास मैं चाहूंगी, श्री के ठाकुर जी ने यह दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से पंजाब में बनने जा रही है। हालांकि बीजेपी का भी अलायंस कैप्टन की पार्टी से हो गया है, कैप्टन हाल ही में जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी। अब कांग्रेस को इससे भी कहीं ना कहीं खामियाजा तो देखिए भुगतना पड़ेगा। अब कैप्टन आपके साथ हैं, जो काफी अच्छा जो रखते हैं अपना जनाधार पंजाब में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुस्कान जी, ऐसा है, राहुल जी माथा टेके या दंडवत करें, पंजाब से कांग्रेस का सफाया निश्चित है कि जिस तरीके का अंदरूनी कला इनके यहाँ आज से नहीं, कैप्टन अमरिंदर के मुख्यमंत्री रहते हुए जो शुरू हुआ, वो अभी तक वो सिलसिला जारी है। सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि पंजाब की कांग्रेस तय करेगी कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा। तो ये तो डायरेक्ट आला कमान को चुनौती है। और सिद्धू जी का जो इतिहास रहा है, पट इधर चट इधर, वो कब किस तरफ हो जाएंगे और कौन सा बयान दे देंगे। अमरिंदर जी ने यहां तक कहा कुछ दिन पहले कि उनको मंत्री बनाने के लिए सिद्धू जी ने पाकिस्तान से भी सिफारिश करवाई थी। इन सब बातों को वहां की जनता भूलेगी नहीं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ बहुत मजबूती से है। और आज जिस तरीके से कल जाट किसान नेताओं ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चौधरी कहकर संबोधित किया और वहां तालियां बजाई, तो अब किसानों का मुद्दा कोई खास महत्व नहीं रख रहा है इस चुनाव में। और कल एक टीवी चैनल पर मेरी डिबेट हो रही थी, तो किसान नेता के वरिष्ठ नेता यशपाल मलिक ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि अभी भी 30% किसान, जाट किसान बीजेपी के साथ हैं। ये कल की मीटिंग के पहले की बात थी। उन्होंने कहा कि ये उसको आगे बढ़ाने की 50% की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है 50 नहीं, हम 60% पे चले गए कल के बाद। तो अब ये मुद्दा हमारे फेवर में आ गया है। हमने जिस तरीके के काम किए हैं, पंजाब की जनता भी, प्राइम मिनिस्टर को वहां पर जाने से रोका गया, 5,000 करोड़ की सौगात लेके गए थे, उससे भी मरहूम करवा दिया वहां के लोगों ने। और उस पर जो बयान आया है आधिकारिक रूप से कि कहीं न कहीं वहां गड़बड़ी हुई थी, ठीक है, और ये सुनियोजित गड़बड़ी थी। ठीक है। आकाश मिश्रा जी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। बहुत स्वागत है सर आपका एनवी न्यूज पर। आम आदमी पार्टी, आपसे मैं ये सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार पंजाब में अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करते नजर आ रही है और एक बार फिर से अपना जो चुनावी दमखम है वो दिखाने में लगी हुई है। सीके ठाकुर जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाएगी, और आलोक बसु जी हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी से मौजूद हैं, वो भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जो है वो पंजाब में अमृतसर में है, अमृतसर में दरबार साहिब में माथा टेकेंगी, क्या कुछ इसको लेकर आप कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैं कांग्रेस की बात से शुरुआत करता हूँ, कांग्रेस में आप सब लोग देख रहे होंगे किस तरीके का अंतर्द्वंद चल रहा है। मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लिए जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, चन्नी जी हों या नवजोत सिंह सिद्धू जी हों या उनके जो वहाँ के प्रभारी हैं वो हों या उप मुख्यमंत्री रंधावा जी हों, ये लोग, इन लोगों को पहले ये निर्णय लेना चाहिए कि हमको लड़ाई आपस में ही लड़नी है या जनता के लिए कुछ सोचना है या जनता के मुद्दों पर काम करना है।
बाकी बीजेपी पंजाब में क्या कहती है मेरे लिए अप्रासंगिक है, क्योंकि वो पंजाब में कहीं भी नहीं है। और उसके बाद भी जब ये किसान आंदोलन खत्म हुआ तब भी किसानों का स्टेटमेंट आया कि जिन वादों को बीजेपी सरकार ने किया था वो वादे आज तक नहीं पूरे हुए। एक तो 700 किसान जिनकी शहादत हो गई थी उनको ना ही कोई मुआवजा मिला, और जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पर ना ही वो वापस हुए, और ना ही किसानों पर कोई जो कमेटी बननी थी वो कमेटी भी नहीं बनी। इसलिए मुझे लगता है बीजेपी की बात पंजाब में करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बाकी जहां तक आम आदमी पार्टी की बात रही तो जनता देख चुकी है। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की जो नूरा कुश्ती चल रही थी सालों से, उसको वो खत्म करना चाहती है। जनता भी बहुत त्रस्त हो चुकी है। वो चाहती है कि जनता के मुद्दों पर राजनीति हो और वो मुद्दे हो जो जनता को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर फायदा दें। और इसी दशा में जनता जो है कि माननीय केजरीवाल जी की तरफ देख रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है पंजाब में। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है, तीनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा तो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति पंजाब में देखने को मिल रही है। और दूसरी बात, अपने ही जो नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं वो पार्टी पर किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, इससे कांग्रेस महरूम नहीं रह गई है। कांग्रेस को दोनों ही चीजों में कहीं ना कहीं जो पचकानी है वो खानी पड़ी है। खुद जब कैप्टन गए तो सीके ठाकुर जो जिस तरीके से अभी आलोक बसु ने भी जिक्र किया इन बातों का, उन्होंने आलाकमान को चुनौती दी है। और एक बात उन्होंने कही है कैप्टन ने कि पंजाब में सीएम का चेहरा कौन होगा वो पंजाब कांग्रेस ही तय करेगी। यानी ये तो सीधे आलाकमान को चुनौती हुई। और सीएम के चेहरे को लेकर तो वैसे भी अभी पंजाब में हम देख रहे हैं किस तरीके से चारों नेता आपस में अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश कर रहे हैं कि सीएम का चेहरा घोषित हो। बिल्कुल, ये लोग चुनाव में ही आपस में लड़ रहे हैं एक्चुअली। सीके ठाकुर जी जी देखिए, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बाहर की बातें हैं, लेकिन इंटरनली यही है कि चन्नी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं और आने वाले समय में फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहां तक पंजाब कांग्रेस की बात है, पंजाब कांग्रेस में कहीं मतभेद नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। ये सिर्फ दिखाया जा रहा है पब्लिक को मीडिया के द्वारा या फिर अन्य जगहों से। ऐसा नहीं है जो अभी आलोक बस भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान से करके रविंदर को बंधक बनाना बात नहीं है। देखिए, कैप्टन साहब का एक चेहरा जो है रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं न कहीं वो मिल करके काम करना चाह रहे थे और वहां पंजाब में सरकार को पलटना चाह रहे थे, इसलिए उनको कांग्रेस ने हटाया। आज वो दिख रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, इसलिए उनको हटाया गया। ऐसा कोई कहीं अंतर कलह नहीं है। और पंजाब में मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और चन्नी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। चन्नी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि आपने सीएम चेहरे का ऐलान जो किया है वो चन्नी के नाम पर हो सकता है, तो ये औपचारिक तरीके से ऐलान क्यों नहीं हो रहा? ऑलरेडी है वो, इसलिए उसमें कहने की क्या बात है। तो जनता को तो बताएंगे ना आपके किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आलोक बसु जी, आपने सुनी सीके ठाकुर जी की बातें, प्रतिक्रिया आपकी? सीके ठाकुर जी की, मेरे भाई की मजबूरी है। अगर चन्नी जी मुख्यमंत्री का चेहरा है तो वो घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? फिर ये अंतर्कलह ही खत्म हो जाएगा। ये जो 4 मुख्यमंत्री के दावेदार वहां बैठे हुए हैं और पंजाब के लोग फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आधिकारिक बयान आया है माननीय सिद्धू जी का, और सभी चैनलों ने दिखाया है इसको। ये कह रहे हैं कि मीडिया दिखा रही है। अरे आप बोल रहे हैं तब तो मीडिया दिखा रही है, आप मत बोलिए मीडिया में नहीं दिखाएगी। आप अभी कह रहे हैं ना कि चन्नी जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, आप इसको आधिकारिक तौर पर घोषित करा दीजिए। आपके स्तर पर कहने से थोड़ी मान लेंगे लोग, ये तो आलाकमान को कहना होगा। और रही आम आदमी की पार्टी की बात, तो ये तो उसी दिन हार गए जिस दिन इन्होंने भगवत सिंह मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। जो आदमी पार्लियामेंट में इनेब्रिएटेड शराब के नशे में धुत होके भाषण दे रहे थे, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। उनके बारे में इस तरीके की बातें पूरा पंजाब जानता है। तो ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो दिन में ही पी लेता है।
और क्या इस जनता इसको कबूल करेगी? कतई नहीं। और ये फ्री का जो एक उसी जनता ने मामला चलाया है है। केजरीवाल जी ने, सरकारें फ्री में चलाने के लिए नहीं बनाई जाती हैं। आदमी को इतनी मजबूती दी जाए कि वो स्वयं इन चीजों को पे कर सके। ठीक है, आकाश मिश्रा जी जिस पर कुछ कह रहे हैं आपकी बातों में वत्स साहब। ये वो लोग बात कह रहे हैं जिनके लिए किसान जो है वो डंडा लेकर बैठा हुआ है। अभी आपने देखा, जहां भी उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, जहां भी किसान है, कम से कम 2 दर्जन जगह इन लोगों को घुसने नहीं दिया गया वहां पर। ये लोग वो बात कर रहे हैं, निजी आक्षेप लगाकर। ये वो लोग हैं जिनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुस्कान जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पिछले दशकों में ऐसा विरोध नहीं देखा गया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का हो रहा है। और पंजाब में तो बिल्कुल जिनका जनाधार नहीं है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उसमें योगी जी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। उसमें दिखा कि कितना जनाधार है, कितनी कुर्सियां पड़ी हुई थी, कितने लोग वहां मौजूद थे। इकट्ठा थे उसमें, तभी मोदी जी वहां से लौट कर चले आए थे। मैं जिंदा हूं, बच कर आ गया हूं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कह देना। 700 लोग इकट्ठा कर पाए थे और बात कर रहे हैं वहां सरकार बनाने की। इनका भी जुमलेबाजी में कोई मुकाबला नहीं है। आकाश मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गड़बड़ी हुई है। सारे विजुअल्स आ चुके हैं, डिजिटल वर्ल्ड है भाई साहब। आप भूल रहे हैं। और झूठ और जुमलों की जो नींव है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, वो बहुत जल्दी दरक जाती है। उस समय आ गया है, हमारे जनता जगह जगह भगा रही है। हमारे समय में जीडीपी चीन और अमेरिका से आगे है। आप हैं किस दुनिया में? हम फ्री वाले नहीं हैं कि लोगों को फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे। आपने आदमी को ट्रिपल करके रख दिया है, लेकिन जब जनता को उसकी योग्यता खत्म कर दी है। तब आप एक नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं कि फ्री नहीं है। अरे किस नेता को फ्री की बात कर रहे हैं आप आलोक साहब? मोदी जी ने पिछले 7 सालों में 5 गाड़ियां बदली है, एक स्कॉर्पियो को छोड़कर बाकी सारी विदेशी गाड़ियां हैं। और जनता को जब सुविधा देने की बात आती तो कहते हैं फ्री फ्री फ्री। अरे नेता फ्री लेगा, सांसद फ्री लेगा, विधायक फ्री लेगा, मंत्री फ्री लेगा, लेकिन जनता को कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। यही नैरेटिव है आप लोगों का, और जो बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ेगी, जनता को सुविधाएं देगी, उसका चाहे आप लोग जितना भी विरोध करिए। ठीक है ठाकुर जी, हम विरोध नहीं करेंगे, जनता विरोध करेगी इसका। आप करते रहिए, जनता जवाब देगी आपको चुनाव में, आप टेंशन ना लीजिए। कोई बात नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है आज देश में, आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं, वहां पर बिल्कुल ही स्थिति उलट गई है। लोग नहीं चाह रहे हैं। योगी जी कम से कम 40,000 वोट से चुनाव हारने वाले हैं। आप इस बात को नोट कर लिए, 40,000 वोट से वो चुनाव हार जाएंगे। चुनाव जीत भी गए अगर गलती से, तो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इसको लिख लीजिए। नहीं, चुनाव तो जीतने ही नहीं जा रहा वहाँ। आप लोग हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा देखिए, इसका प्रधान करने दीजिए। आप लोग मत तय कीजिए। अपने मुख्यमंत्री जी को बता देना कि मैं जिंदा लौट के जा रहा हूँ। एक ऐसा बचकानी हरकत करने बातें कर रहे थे वो, तो जनता उसको नाप चुकी है। उस समय से ये चाह रहे थे इसको हम माइलेज लेंगे चुनाव में आगे सभी क्षेत्र में। अब देखिए, ऐसी गोदी मीडिया कुछ ऐसी है जो रोज का रोज बीजेपी का प्रचार कर रही है कि आज वहां सी वोटर ने ये कहा, वो वोटर ने ये कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज उस क्षेत्र में क्या हो रहा, उस क्षेत्र में क्या हो रहा। ये तो ठाकुर जी, देखिए मुद्दे पर बात करेंगे। बार बार ये जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप ये जो मीडिया पर सवाल उठाते हैं ना, उसके लिए मैं चाहूंगी आपसे कि आप इस तरीके की बातें ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। मीडिया पर चर्चा करना तो आप छोड़ ही दीजिए, मात्र मुद्दों पर बात करिए। मुस्कान जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये इन चीजों को कह के ये लोगों को बरगलाना चाह रहे हैं। हमारे भाई साहब ठाकुर जी, मैं आपको बता दूं कि गुलाम नबी किया गया, इनके एक भी बड़े नेता ने उनको बधाई तक नहीं दी है। और आपको याद होगा, मैं आपको बता दूं कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने वाजपेयी जी को यूएनओ में अपना हिंदुस्तान का दूत बना के भेजा था। तो ये परंपरा होती है। ठीक है ठाकुर जी। जी, और इन्होंने इतने पार्लियामेंट में रो रहे थे। जनता की जो रुख है, अभी हमारे
आकाश मिश्रा साहब कह रहे थे कि मान साहब एक अच्छे लीडर हैं, नो डाउट। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नशेरी गंजरी लग रहे हैं तो वो अलग बात है। वो सबको ऐसा ही दिखाते हैं। जो किसान आंदोलन में किसान आंदोलन कर रहे थे, वहां भी कहा कि वहां किसान नहीं, वहां नशेड़ियों का अड्डा है, वहां शराब बिक रही है, वहां जुए खेले जा रहे हैं। ये सब इनका एक अजीब सा ये बचकानी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि पंजाब के लोग काफी शिष्ट हैं, काफी वो सोची समझी राजनीति को समझते हैं और उनको विकास चाहिए था। और चन्नी जी के चूंकि कैप्टन साहब कांग्रेस के नेतृत्व में विकास का काम किया था उन्होंने, लेकिन बीच में उनके मन में क्या आया नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिल करके इंटरनली वो कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित करना चाहते थे। लेकिन आज भी कांग्रेस को वहां पर लोग चाह रहे हैं और कांग्रेस की वहां सरकार बनने वाली है। आज राहुल गांधी जी जा रहे हैं, वहां से प्रचार की शुरुआत करेंगे। चूंकि इलेक्शन कमीशन का कुछ पाबंदी है कोरोना को लेकर के, तो बहुत जगह वो अपनी आम सभा नहीं कर पाएंगे। लेकिन डोर टू डोर या मैन टू मैन वो मिल करके वर्चुअल प्रचार करके वो अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब की जनता को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस आज भी पंजाब की जनता के लिए चिंतित है, सब कुछ है, उनको विकास की रेखा को आगे बढ़ाएंगे। ये है जनता के लिए चिंतित है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जी के ठाकुर जी कि जनता तो चाह रही है कि आप सीएम चेहरा घोषित कर दें। सीएम चेहरा घोषित करेंगे, उसी पर तो जनता आपको वोट देगी कि किसके आधार पर कौन उनका मुखिया होगा सूबे का, उसी के आधार पर तो वोट दिया जाएगा। जनता तो ये चाह रही है। देखिए, ये तो घोषित क्या, हम मुख्यमंत्री चन्नी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी तो नहीं बता रही है ना। ये तो आप कह रहे हैं चन्नी साहब के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी तो नहीं बता रही है ना। पार्टी ने तो चार नाम सामने रख दिए। नवजोत सिंह सिद्धू हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं और खुद चरणजीत सिंह चन्नी हैं। कई ऐसे नाम है जिनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं फिलहाल। सवाल उठना अलग बात है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। जब आप मुख्यमंत्री के चुनाव में लड़ रहे हैं तो हो सकता है वही बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है। अब मान साहब का घोषणा तो कर दिए, इधर भारतीय जनता पार्टी किसको चेहरा बनाए, आप देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग अपनी बात करते नहीं, दूसरों की बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश वही तो आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसे चेहरा बनाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी को देखने दीजिए। तो वो बताए ना किसको बनाएंगे, तो वो भी तो बताएं किसको चेहरा है। जब चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं तो बनेंगे वो, ये तो तय है। इसमें कहाँ इंटरनली बात आती है, वो तो आज हैं और कल वही बनेंगे। ठीक है। वत्स साहब, मिश्रा साहब पूछ रहे हैं कि आप भी जरा बता दें सीएम चेहरा कौन होगा। सीएम चेहरा चुनाव के बाद घोषित किया है, हमने अभी तक घोषित नहीं किया है। चुनाव के बाद हम घोषित करेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? जब पूरी तो फिर कांग्रेस से क्या दिक्कत है आपको? क्यों बार बार आप कांग्रेस पर ये सवाल करते हैं? नहीं, कांग्रेस पर मैं नहीं कर रहा हूँ, इनके लोग कर रहे हैं। 4 के 4 आदमी दावेदारी दिखा रहे हैं, जो जनता में जा रही है मैसेज। आला कमान नहीं फैसला करेगा, यहाँ के लोग फैसला करेंगे। ये सब बातें उनके यहाँ हो रही है, हमारे यहाँ कोई थोड़ी कह रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। ये अंदरूनी मामला तो दावेदारी तो पेश करेंगे ना। कोई अगर दावेदार है, कोई चाहता है सीएम चेहरा, कोई अगर उसका इतना जनाधार है तो वो तो दावेदारी पेश करेंगे। तो वो अगर दावेदारी पेश करेंगे तो ये चुनाव के बाद करेंगे या चुनाव के पहले ही कर देंगे? दावेदारी पेश करने का भी समय होता है क्या आलोक वत्स साहब? बिल्कुल दावेदारी। अभी आप जनता के बीच में 4 आदमी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो ये एक भ्रम पैदा हो रहा है, इनके अंदर के हालात ठीक नहीं है। ठीक है मिश्रा साहब, चलिए इस पर आपका ये सवाल था, इस पर आपकी प्रतिक्रिया पे मैं लेना चाहूंगी। वत्स साहब ने जवाब दिया। क्या मुस्कान जी, फिर से आप प्लीज बता दीजिए। मिश्रा साहब ने जो सवाल किया था उनसे, आलोक वत्स साहब से, उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि हम तो चुनाव के बाद घोषित करेंगे। तो देखिए, ऐसा होता है जब केंद्र का चुनाव होता है तो ये पूछते हैं भाई हमारे पास मोदी जी चेहरा है, विपक्ष के पास क्या है। जब प्रदेश का चुनाव होता है, इनके पास चेहरा नहीं होता है, तो ये कहते हैं चेहरे से क्या होता है, हम बाद में चेहरा दे देंगे। तो ये अपने सुविधा के अनुसार काम करते हैं और जनता अब समझ चुकी है इनके जो मुद्दे हैं ये जनता से जुड़े हुए नहीं है। और अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा 2 दर्जन जगह, मैं बता रहा हूँ आपको, दशकों में पहली बार ऐसा हुआ, 2 दर्जन जगह कम से कम ये भगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक उनके ही विधानसभा में किस तरीके से खड़े विरोध का सामना कर रहे हैं। और वही हाल पंजाब का भी है। उनके जो नेता है 700 लोग नहीं इकट्ठा कर पाए, प्रधानमंत्री जी
को वापस जाना पड़ा, क्योंकि जैसा कि सबको पता है प्रधानमंत्री जी को कैमरा बहुत पसंद है और उनको ये भी कहना बहुत पसंद है कि मैं जहां तक देखता हूँ लोग ही लोग दिखाई देते हैं। तो वहां 700 लोग थे, वो शायद ये कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने वापस जाना उचित समझा और इसीलिए कहा कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कह देना, मैं जिंदा लौट आया हूँ। जबकि उसके कुछ ही दिन पहले बनारस में जनता तक उन तक पहुंच रही थी, उनको टोपी पहना रही थी, सब लोगों ने देखा है काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर, तब शायद ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन पंजाब आते हैं तो इस तरीके का वक्तव्य देते हैं और मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये शायद बहुत ही ज्यादा गलत संदेश देता है हमारे देश के बारे में कि अगर हम अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ मोदी जी का मनगढ़ंत, और जैसा कि वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि सहानुभूति मुझे किसी तरह मिल जाए। अब तक वो 7-8 बार रो चुके हैं। अब एक प्रधानमंत्री अगर आंसू बहाने लगे और इस तरीके की बातें करें तो आप इनका चाल चरित्र चेहरा समझ सकते हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जब तक अटल जी थे, जब तक अडवाणी जी थे, तब तक इनकी कुछ नैतिकता थी। अब इनकी नैतिकता और चाल चरित्र चेहरा सब कुछ बदल चुका है। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक अब शायद नहीं चलेगा और इन्हीं चुनावों में फैसला हो जाएगा कि आने वाले समय का हिंदुस्तान की राजनीति क्या होने वाली है। बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा बदल गया है, आलोक वत्स साहब ये कह रहे हैं मिश्रा साहब। ये भूल रहे हैं इस चीज को कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर प्रधानमंत्री के सुरक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं और इन्होंने वहां के 2 वरिष्ठ अधिकारी को पंजाब गवर्नमेंट ने निलंबित किया। क्यों निलंबित किया अगर सब कुछ ठीक था तो? और प्रधानमंत्री एक ओवरब्रिज पर 15 मिनट तक स्ट्रैंडेड रहे, तो ये क्या सुरक्षा, ऐसी सुरक्षा प्रदान की जाती है अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाए तो? और ये आकाश मिश्रा जी कह रहे हैं कि वहां पे 700 लोग थे, तो क्या ये वहां गिनती करने बैठे हुए थे? अरे बारिश हो रही थी फिर भी वहां मीटिंग चल रही थी। अरे आपका आईटी सेल तो झूठ फैलाने में मास्टर है और जब आपको सच्चाई बताए तो उसको शायद आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हमने नहीं समझा उसको। हम तो अब अंधभक्ति में कोई एक्सेप्ट ना करे तो बात अलग है, लेकिन दिखाई सबको दिया। सर्वे में विश्व के 10 नेताओं में सर्वश्रेष्ठ नेता प्रधानमंत्री मोदी जी घोषित किए गए हैं। ये क्या हमने करा दिया है? वहां गोदी मीडिया चली गई थी। अब बात कर रहे हैं जो आदमी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में खड़ा है उस पर हम उंगली उठा रहे हैं। बताइए कौन सी संस्था ने किया है, उसकी क्या रेपुटेशन है? सर्वश्रेष्ठ नेता की बात आप कर रहे हैं आलोक वत्स साहब, मैं लूटूंगी मिश्रा साहब। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं की आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उसमें शुमार है, चलिए ठीक है आप ही की बात ऊपर रख ली, मान ली, लेकिन जब उसी विश्व पर उसी अलग अलग देशों से जब कई अन्य जो डेटा आते हैं उस पर फिर क्यों बीजेपी को विश्वास नहीं होता? उस पर क्यों बीजेपी ये कहती है कि हमारे देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? बेरोजगारी का आंकड़ा देख लीजिए, बेरोजगारी का आंकड़ा देख लीजिए, असमानता का आंकड़ा देख लीजिए। हाल ही में इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें भी तो भारत को बताया गया था कितनी असमानता है भारत में, कितनी बेरोजगारी है, उसको तो आपने साफ शब्दों में कह दिया। बीजेपी के एक पर्सन ने ये बात कही कि देश की छवि खराब की जा रही है। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, 2014 तक देश पर कर्जा करीब 54,000 करोड़ का था, आज 1,16,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है पिछले 8 सालों में। ये उपलब्धि है मोदी सरकार की, लेकिन इस पर चर्चा ही नहीं। ठीक है, आपने बोल लिया ना। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कर्जा में इजाफा हुआ है वो कांग्रेस की देन है। इन्होंने तेल के समय इन्होंने बॉन्ड जारी कर दिए, कांग्रेस को बहुत टाइम हो गया कांग्रेस को गए हुए, और प्राइस नहीं बढ़ने दिया। आज उसका कर्जा का इंटरेस्ट के साथ पेमेंट का समय आ गया है, तो वो तो जुड़ेगा ही। उसके कारण जितना बढ़ोतरी दिखाई जा रही है, ये 60-65 साल का कोढ़ बैठा हुआ जानवर को उठा के चलाने में टाइम लगेगा और हम उस पर दिन रात काम कर रहे हैं। ये घिसे पिटे रिकॉर्ड अब बंद होने चाहिए। 8 साल हो गया, मोदी जी के पास सत्ता है, मोदी जी ने खड़े होकर कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दीजिए, 60 महीने दे दीजिए। याद है सबको कि सब भूल गए। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई आज चरम पर पहुंच चुकी है। इन्होंने कहा बहुत हुआ गुंडाराज, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए जो इनकी एजेंसी है कि गुंडाराज पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार, आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट में जहां 5% की घूस चलती थी आज 15% की घूस हो चुकी है। तो इन्होंने जो भी वादे किए सब झूठे किए, लेकिन ये
जाते हैं मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू पे, मुसलमान पे, गोबर पे, गौमूत्र पे, जो इनको सूट करता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक देश का गृह मंत्री, जिसको देश की आंतरिक शांति की भी चिंता होनी चाहिए, वो कैराना से अपनी दौरे की शुरुआत करता है चुनाव से, इसलिए कि हिंदू मुसलमान किया जा सके, इसलिए कि धार्मिक भावनाएं भड़काई जा सके, इसलिए कि दंगे करवाए जा सके और चुनाव जीता जा सके। ठीक है वत्स साहब, मैं इसका जवाब लूंगी आपसे। उससे पहले गेंद अब अगर कांग्रेस के पाले में आ ही गई है तो उसी के ठाकुर जी के पास भी मैं जाना चाहूंगी। ठाकुर साहब, महंगाई की बात जब शुरू हुई तो कांग्रेस को एक बार फिर से घेर लिया गया। जी, महंगाई देखिए, महंगाई भारतीय जनता पार्टी के राज में इतना अधिक हो गया कि आप कहें बेरोजगारी काफी चरम पर है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां अमित शाह जी गए, जहां जहां उनके नेता जा रहे हैं, आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति वहां, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ मीडिया के साथी वहां यदि जबरदस्ती दिखाना चाहते हैं कि आप बताओ कि यहाँ पे योगी सरकार ने किया है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा है, यहाँ पे अमन चैन की जिंदगी लोग नहीं जी पाते हैं, और यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने का कोशिश किया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे अमित शाह जी गृह मंत्री होकर के कोरोना काल में मास्क का जो उपयोग नहीं कर रहे हैं, भीड़ में इकट्ठे चल रहे हैं, तो ये सब तो क्या कहा जाए, गृह मंत्री होकर के जब इलेक्शन कमीशन का नियम को तोड़ते हैं तो आप वहां क्या कहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल कहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। सिर्फ जब अब चुनाव आया तो हिंदू मुसलमान को करके वो राजनीति में बने रहना चाहते हैं, लेकिन बात देश पंजाब की जनता, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तमाम जगह पहुंच गई है और इस तरीके से बात अब कहीं ना कहीं धर्म और जाति की राजनीति पर आ गई है। एक बार फिर से बात अगर कांग्रेस की करें तो पंजाब में तीनों पार्टियों का क्या जनाधार है, इसी के सवाल के साथ एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं भटकती जा रही है, लेकिन एक बार फिर से बात पंजाब की ही कर लेते हैं, क्योंकि बात मुद्दा पंजाब का है और पंजाब में आज राहुल गांधी मौजूद हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। वत्स साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी, तमाम सवालों के जवाब उस पर थोड़ा सा विराम लगाएं, इधर उधर की बातों पर। तो पंजाब में एक बार फिर से पंजाब से शुरुआत करें तो जनाधार मैं आपका समझना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने गठबंधन किया है कैप्टन की पार्टी के साथ, उस पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपकी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा क्या आप ही की पार्टी से, बीजेपी से होगा या फिर कैप्टन की पार्टी से हो सकता है? देखिए मुस्कान जी, ये तय होगा जब वहां पे पार्टी का चुनाव हो जाएगा और किसके कितने एमएलए हैं उस पर डिपेंड करेगा। अभी इसके बारे में कहना कि फलाने आदमी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये उचित समय नहीं। हमारे यहाँ पहले भी ऐसी परंपरा रही है कि विधायक दल का नेता विधायक दल की मीटिंग में तय किया जाता है, सेंटर से पर्यवेक्षक जाते हैं, लोगों की राय मशवरा लेते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा सबके सामने लाने में आम आदमी पार्टी ने फिलहाल पंजाब में सबसे ज्यादा सही भूमिका निभाई है, क्योंकि अभी उनका ही एक सीएम का चेहरा घोषित हो चुका है और कहीं ना कहीं जनाधार भी आम आदमी पार्टी का एक बार फिर से बढ़ने लगा है। क्या कहेंगे आप मिश्रा साहब? आकाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी जी जी, आ रही है जी, बताएं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफी दिनों से माननीय केजरीवाल जी से पूछ रहे था मीडिया भी, लोग भी, कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन सा होगा, और केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हम आपके बीच से ही एक मुख्यमंत्री चेहरा देंगे जो लोकप्रिय भी है, 2 बार सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं, और अब हम सिर्फ जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आप मुस्कान जी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम जो भी वादा कर रहे हैं पहले हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि हम कैसे इसको पूरा करेंगे, क्या बजटिंग है, किस तरीके से हम क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, और जो भी हमने जनता से वादा किया है, जैसे दिल्ली में हमने सारे वादों को लगभग पूरा किया है, उसी तरीके से पंजाब की जनता के लिए और पंजाब की जनता के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी काम करेगी। प्रदर्शन किया था सीएम आवास के बाहर,
गेस्ट टीचर्स का तो आपने अभी तक कोई नहीं किया है ना समाधान? किस चीज का मैम? अभी जिस तरीके से गेस्ट टीचर जो हैं उन्होंने सीएम आवास के बाहर कुछ ही समय पहले प्रदर्शन किया था, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे थे उनका समर्थन करने के लिए। जी जी मैम, देखिए धीरे धीरे आप देख रही हैं कि हम लोग एक एक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, और हमने जैसे आपसे पहले कहा कि हम सारी चीजें वर्कआउट करके कि हम कैसे किस तरीके से राहत दे सकते हैं। हम सिर्फ हवा में वादे नहीं कर रहे हैं, हम उस पर काम करके वादे कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गेस्ट टीचर्स का भी हम कोई ना कोई इशू जो उनके हैं उसको निकालेंगे, उसका समाधान, और बहुत जल्दी उसको आप लोगों के सामने आएंगे मैम। ठीक है सीके ठाकुर जी, आम आदमी पार्टी ने तो कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है सीएम चेहरे का, लेकिन बात एक बार फिर से कांग्रेस पर अटक जाती है। और जब बात कांग्रेस की आती है ना, तो क्योंकि इस बार कांग्रेस की सरकार फिलहाल पंजाब में देखने को मिल रही है, जब भी बात कांग्रेस की सरकार की आती है तो लगातार तमाम की पीछे की सारी चीजें साफ हो जाती हैं। जब कितनी अंतर्कलह है, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से कैप्टन ने पार्टी को छोड़ा, किस तरीके से तमाम चीजें हुई। किसान जो थे वो कैप्टन के साथ थे, जब किसान आंदोलन हुआ तो कैप्टन ने उनकी बहुत अच्छी भूमिका निभाई उनके लिए। अब किसानों का क्या रुख है, क्या देख रहे हैं आप? किसान बिल्कुल देखिए तो जो उनके साथ न्याय करेगा उनके साथ जाएंगे करेंगे वो, और कांग्रेस ने उनको के अंत तक जहां भी उनको लगा कांग्रेस पार्टी को कि किसान हमारे कष्ट में है, किसान उनको साथ देने का काम किया। आज माननीय प्रधानमंत्री मंत्री ने जिस ढंग से बेआबरू करके किसानों को वहां से हटाने का कोशिश किया था, जो उनको पाकिस्तानी और खालिस्तानी घोषित करने का कोशिश किया था, ये किसान को याद है। और वहां पर हम लोग उनके साथ खड़े थे, हम लोग कि आप अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, और हम लोग थे भी, क्योंकि किसान एक ऐसे लोग हैं पूरे हिंदुस्तान को लोग खाना पीना सब कुछ मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जिसको समझ नहीं पाए, इसको भी वो अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ बेचने का कोशिश कर रहे थे, जो कि किसान समझ गए थे। और किसान एक ऐसा आंदोलन जो दिखाया कि न जाति पाति यहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ धर्म नहीं चलता, यहाँ किसान किसान है, और हम हिंदुस्तान के किसान एक हैं। और कांग्रेस के लोग आज भी उनके साथ, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो, तो कांग्रेस उनके साथ था, कांग्रेस उनका आदर करते रहे, कांग्रेस उनको कभी अनादर नहीं किया। तो इसलिए कैप्टन साहब वहां मुद्दा नहीं था, वहां किसान के साथ हमेशा कांग्रेस बनी रही। कांग्रेस आज भी किसान के साथ है, किसान के मुद्दे कांग्रेस पे किसानों के साथ है, लेकिन किसान कांग्रेस के साथ होंगे या नहीं वे तो आगामी विधानसभा चुनावों में पता चल जाएगा। एक सवाल मेरा और है आपसे, मैं लौटू आ रही हूँ वत्स साहब आपके पास। एक सवाल मेरा और है सीके ठाकुर जी आपसे, कांग्रेस जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देती है, महिलाओं की एकता पर, महिलाओं की एकजुटता पर, महिलाओं को पूरे तरीके से सशक्त करने पर, नारी सशक्तिकरण, तमाम बातें जो है वो कांग्रेस रखती है सामने। दूसरी सूची जारी हुई है अभी पंजाब में कांग्रेस की, उसमें भी कहीं ना कहीं 3 महिलाओं के टिकट काटे गए हैं, और उसी की वजह से महिलाएं जो है वो कांग्रेस से नाराज नजर आ रही हैं। वहां देखिए परिस्थिति बस काटी, टिकट काटना कोई शौक नहीं था, परिस्थिति बस, चूंकि वहां पर देखा गया कि कौन सा कैंडिडेट कहां से आया। आप देखे होंगे कि आम आदमी पार्टी में छोड़ करके कुछ लोग हमारे यहाँ आए थे, और क्यों आए थे वो उसका जो क्या अवकाश, हमारी रणनीति है वो, ऐसा टिकट काटना उद्देश्य नहीं। उनको भी सम्मान मिलेगा, टिकट काटने से कुछ नहीं होता, हमारे पार्टी में बने रहेंगे, उनको आगे सम्मान मिलेगा, एमएलए से बड़ा पद भी उनको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि टिकट काट करके उनको हटा दिया गया पार्टी से, पार्टी में वो बने रहे, उनको आगे सम्मान मिलेगा। महिलाओं को सम्मान करना, आपको याद होगा कि लोकसभा में कांग्रेस ने पेश किया था महिला आरक्षण बिल, वहां महिला आरक्षण बिल जो है कांग्रेस ने ही पेश किया था। इसलिए महिलाओं का सम्मान कांग्रेस हमेशा करती और करती रहेगी। महिलाएं कितना समय हो गया है ये महिला आरक्षण बिल पेश किए को, आप जरा बता दें एक बार। मुस्कान जी फिर से बताएं, कितना समय हो चला है महिला आरक्षण बिल पेश किए को? पेश वहां लोकसभा में आया कि नहीं, आप उसके अंदर रिजर्वेशन रखिए। माननीय शरद यादव जी ने बात उठाई थी, और भी लोगों ने उठाया था कि भाई महिला आरक्षण के अंदर भी आरक्षण हो, वह भी सही है। तो उसके बाद तो फिर सरकार अपनी रही नहीं, अब माननीय मोदी जी आए हैं तो वो देखें कि क्या करेंगे। वत्स साहब जी जी
बातें सुन ली आपने। महिला आरक्षण का मुद्दा उठा है, महिला सशक्तिकरण की बात कांग्रेस करती है। 3 महिलाओं के टिकट काटे गए हैं, लेकिन ठाकुर साहब कह रहे हैं कि इन महिलाओं के टिकट काटे गए हैं, कोई बात नहीं, उनको और ऊंचा पद दिया जा सकता है। ये तो ठाकुर साहब कह रहे हैं ना, तो वक्त बताएगा कि उनको कुछ मिलेगा या वो ऐसे ही रहेंगी। और रही बात, ये पंजाब में किसानों की हित की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंजाब के किसान हमारे साथ हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किसानों ने संयुक्त मोर्चा से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं? वो क्यों नहीं इनके साथ है, इनके अलायंस में क्यों नहीं है? वो तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो किसी दल के साथ नहीं है। तो ये कहना बेमानी है कि पंजाब के किसान इनके साथ हैं। और महिला आरक्षण की बात इन्होंने की, तो जितनी प्रतिनिधित्व बीजेपी सरकार ने महिलाओं को दिया है वो आपके सामने है। पार्लियामेंट में हमारी कितनी महिलाएं एमपी हैं, विधानसभा में हमने महिलाओं को कितने सीट दिए हैं। ये तो कहते हैं, ये अभी प्रियंका जी के पास कुछ नहीं बचा है तो वो बेटी हूं, लड़ सकती हूं, लड़ती हूं कह के वो महिलाओं को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सारे सर्वे में वो 7% से ऊपर फिर भी नहीं जा रही हैं। तो ये लोग तो एक तरीके से ये पार्टी अब खात्मे की तरफ है। बड़े बड़े नेता, इनका G23 अलग बना हुआ है, उन नेताओं के बोल अलग हैं, उनके स्वर अलग हैं, हाईकमान का स्वर अलग है। आप देखिए अभी गुलाम नबी आजाद के ऊपर किस तरह की टिप्पणियां आई हैं कांग्रेस के अंदर से। तो आलोक भट्ट साहब कि वो वही किसान चुनाव लड़ रहे हैं जिस किसान को भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि असली किसान ये है। किसान आंदोलन के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय प्रधानमंत्री भी कहते थे कि नहीं, हम असली किसान तो ये है। तो वही किसान वहां संगठन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। जो नकली किसान ठाकुर जी संयुक्त मोर्चा में थे और धरने पर बैठे थे, वहां से अलग होकर उन्होंने अपना दल बनाया है। वो अलग दूसरे किसान नहीं है। किसान कांग्रेस के साथ है और चुनाव में साथ देंगे हम लोग। ठीक है मिश्रा साहब, आप क्या फिलहाल समीकरण देख रहे हैं जिस तरीके से महिलाओं का टिकट काटा गया है कांग्रेस द्वारा? हालांकि कांग्रेस सिर्फ पंजाब में नहीं, मात्र उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है। पंजाब और अगर उत्तराखंड की भी बात कर ले तो वहां पर भी महिलाओं को कोई खासी मतलब नहीं दी गई है तवज्जो। उनकी टिकट जो सूची जारी हुई है, उत्तराखंड में भी सूची जारी हुई, उसमें भी मात्र 3 महिलाओं को टिकट दिया गया। और अब कांग्रेस में भी ये देखा पंजाब में किस तरीके से महिलाओं को टिकट कटे गए हैं। इसको लेकर आप क्या समीकरण देखते हैं? आरक्षण बिल की बात करी, अब बीजेपी है, उसने भी महिला आरक्षण बिल पर कोई काम नहीं किया। बिल पेश होगा, आम आदमी पार्टी का पूर्ण समर्थन रहेगा इस महिला आरक्षण बिल को। पहली बात तो ये है। बाकी कांग्रेस पार्टी किसका टिकट काटती है या किसका टिकट रखती है, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैम अभी किसानों का जो संगठन चुनाव लड़ने जा रहा है, इस देश में सबको आजादी है कि अगर किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं या वो राजनीति में आना चाहता है तो सबको अब ये जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जनता किसको चुनती है और किन मुद्दों के आधार पर चुनती है। ये पहले जो सरकारें रही है जनता देख चुकी है, उनको चुनती है, या जनता अपने मुद्दों पर आकर आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। तो मुझे लगता है 10 मार्च का इंतजार करना चाहिए और सारे प्रश्नों का उत्तर 10 मार्च में ही छुपा हुआ है, जो सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, सीके ठाकुर जी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि वो तो जनता है, चुनाव लड़ने का ये लोकतंत्र, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नॉमिनेशन कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और जीत हार क्या है नहीं है वो तो जनता, देखिए जनता का मर्जी है, जनता की अदालत में भी पेश होना है, कौन क्या कर रहा नहीं कर सकते अभी। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार होकर के जनता के बीच जो अपना काम किया उन्होंने वो गिना रही है। वो कह रहा है कि हमने ये काम किया है और आप हमें पुनः सत्ता में लाइए। आज आपके चैनल के माध्यम से हम भी पंजाब, उत्तर जहां है तमाम लोगों को हम यह निवेदन करेंगे कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी को जिताइए। लेकिन कांग्रेस को जिताई किस आधार पर? कांग्रेस तो जनता की सोच भी नहीं रही है, किस आधार पर जताए जनता कांग्रेस को, ये भी जरा बता दे। जनता की सोच रही है, आज कांग्रेस के किए हुए सारे, कांग्रेस की दी हुई प्रॉपर्टी को, जो देश जो कांग्रेस ने बनाया था,
जितने भी पीएसयू है एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने जो किया वह तो माननीय मोदी कुछ किए ही नहीं, केवल सड़क निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा है। और कह रहे हैं कि एम्स बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस कहाँ है? मेडिकल कॉलेजेस नहीं बन रहे हैं। मेडिकल के छात्रों फैसिलिटीज नहीं है। आज देख रहे हैं कि छात्रों आंदोलन पर उतरे हुए हैं। तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी केवल जुमलेबाजी से इस देश को परेशान करके रखा है, हिंदू मुस्लिम में बांट करके रखा है। तो देश में विकास का काम कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस ने जो बनाया आज उसको ये बेच रहे हैं। कितने एयरपोर्ट को बेच दिया मोदी जी ने, आप देख रहे हैं। लोग केवल नाम लेते हैं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, जनता को पेश कर रहा हूं, जनता को ये दे रहा हूं, लेकिन दे किसको रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दे रहे हैं। यही तो कर रहा है कांग्रेस ने, तो काम किया और करेगा भी। ठीक है, वत्स, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में? मैं ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर इतनी ही अच्छी थी, इतनी ही अच्छे काम किए थे, तो घोटालों की जो फेहरिस्त है कांग्रेस की, उसको अगर टोटल कर ले तो कितने अरब रुपए इन्होंने घोटाले में हिंदुस्तान की जनता का अपने घर ले गए। और दूसरी बात कि पोलियो प्लस अभियान इनके समय में शुरू हुआ था, जिसमें इनको 30 वर्ष लगे पोलियो उन्मूलन में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 वर्ष के अंदर 150 करोड़ लोगों को 150 करोड़ टीकाकरण हुआ है। और आज हम तीसरी चरण कोरोना से और ओमिक्रॉन से निपट रहे हैं। ये कहीं से भी इस चीज को आप नोट रखें, ये हमारा कार्यकाल का अभूतपूर्व हिस्सा था, जिसको हम लोगों ने बहुत बखूबी से निभाया है। और जो इन्होंने अभी खुद कहा कि हम सड़क निर्माण कर रहे हैं, और एयरपोर्ट पर जितना इजाफा हुआ, जितने एयरपोर्ट का हमने, आज आम आदमी एयरपोर्ट में, आप जाइए एयरपोर्ट पर, आपको किसान मजदूर भी नजर आएंगे एयरपोर्ट में सफर करते हुए। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज जितने भी हिंदुस्तान में चरमराए हुए ढांचे थे, ये सफेद हाथी जो खड़े थे एयर इंडिया जैसे, आज उनको सक्षम तरीके से भागीदारी में लाकर और उसको वर्कबल बनाने, कितना पैसा गवर्नमेंट देगी इन मरे हुए इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए। आज दूसरे भी एयरलाइंस हैं, आपको खुद सफर करना हो तो आप दूसरे में पसंद करेंगे या एयर इंडिया में जाना पसंद करेंगे, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कब कैंसिल कर दे, कब जाए नहीं जाए, उसकी सीट पर बैठे तो टूट जाए। ये कंपटीशन प्रतिस्पर्धा है, और ये मरे हुए इंस्टीट्यूशंस को जीवंत किया जा रहा है। पूरी 100% भागीदारी नहीं बेची जा रही है। इस तरीके का प्रचार ये लोग कर रहे हैं। और रही मेडिकल कॉलेज की बात, मात्र उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेजेस दिया गया है और सब पर काम चालू है। बात तो पंजाब की हो रही है ना? पंजाब में तो 5000 की सौगात लेके गए थे, जो इन्होंने घुसने ही नहीं दिया प्रधानमंत्री को। आज पहली बार इतिहास में स्वतंत्रता के बाद किसी प्रधानमंत्री को उसके किसी भी प्रदेश में जाने से रोका गया है। ये पहली बार हुआ है कांग्रेस राज में। ठीक है ठाकुर साहब, आपसे जवाब लूंगी मैं आलोक वत्स साहब की तमाम बातों का, लेकिन उससे पहले मैं मिश्रा साहब आपके पास आना चाहूंगी। आलोक वत्स साहब की बातें आपने भी सुनी है, ये कुछ उन्होंने एयरपोर्ट्स को लेकर बातें कही है, उस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से हैं आप और दिल्ली में बहुत अच्छे से जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी देखरेख भी हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से एयर इंडिया को लेकर उन्होंने ये बातें कही है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी, मुझसे पूछिए आप। जी देखिए, एयर इंडिया को टाटा को बेचा गया करीब 18,000 करोड़ रुपए में, जिसमें से आपको जानकर ताजुब होगा सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए दिया है, बाकी बैंक से लोन लिया गया है। और बैंक से लोन किस तरीके से ये कॉर्पोरेट के माफ किए जा रहे हैं, ये सबको पता है। अगर ये 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं तो मुस्कान जी पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ 2.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता है, लेकिन उसी बीच में 600 करोड़ रुपए अपने उद्योगपति साथियों के माफ कर दिए जाते हैं। तो किस तरह जनता को दिखाया कुछ जाता है और किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और किस तरह देश की आर्थिक कमर तोड़ दी गई है। एक बात और बताता हूँ,
सरकार का ये काम नहीं होता कि जो सरकारी संस्था पिछली सरकारों ने बनाया आप उसको बेचने का काम करिए, आप उस जो है उस पर बिजनेस करने लगिए। सरकार का काम ये भी होता है कि अगर कोई संस्थान, अच्छा बीपीसीएल कौन सा नुकसान दे रहा था, बीपीसीएल में कौन सा, बीपीसीएल हमको 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का हर साल का फायदा देता है, आप उसको भी बेचने की जुगत में लगे हुए हैं, आप एलआईसी को भी बेचने की जुगत में लगे हुए हैं, आपने बैंकों को सारे निजीकरण करने की जुगत में लगे हुए हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर किसी संस्थान की जो नेट एसेट वैल्यू है उससे कम पर बेचा जा रहा है तो इस पे भी जांच होनी चाहिए कि नेट एसेट वैल्यू से कम पर जो बेचा जा रहा है, बीच का जो पैसा है वो किसके माध्यम से किसके पास जा रहा है और कहां जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, आज आप देख लीजिए काला धन वहां पर 2.5 गुना बढ़ चुका है। तो इन सब पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये देश को कहीं ना कहीं सीधे या पीछे से आर्थिक तौर पर भी असर डालती है, जिससे देश में बदहाली आ रही है। आप देख रहे हैं इसी कारण महंगाई किस लेवल तक बढ़ चुकी है। आज शायद जिन आरोपों ने आई थी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडाराज, तीनों में ये सरकार फेल हो चुकी है। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करना चाहती है। और आपको एक बात और बता दूं, ये जनता को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी वाराणसी में डुबकी लगाते हैं तो डुबकी लगाने का खर्चा सिर्फ 6 करोड़ रुपए आता है। तो शायद मुझे लगता है इस देश की गरीब जनता अब इस तरीके के प्रधानमंत्री, जो अभी तक के भारत के इतिहास में अपने ऊपर खर्चा करने वाले सबसे महंगे प्रधानमंत्री है, तो शायद ये जनता अफोर्ड नहीं कर पाएगी लंबे समय तक। श्री ठाकुर जी। जी बिल्कुल सही कहा आकाश मिश्रा साहब ने कि प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है सामने का वो अलग है, पीछे कुछ और है। सिर्फ वो दिखा दिखा करके पब्लिक को मोहने में लगी है, लेकिन अंतर की बात यही है कि देश खोखला हो चुका है, देश पुनः कंपनियों के गुलाम हो चुके हैं। तो आलोक बख्श साहब, मैं यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि देने की बात करिए, उनको कहिए कि भाई आप जो अपना काम कर रहे हैं जिस ढंग से, देखिए पंजाब में अभी इन्होंने कहा कि पुल पर खड़ा करके उनको 20 मिनट तक रोका गया, रोका नहीं गया, क्योंकि आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे वहां पर। तो ये एक बहाना बना करके वापस आए और गलत ढंग से मैसेज दिए कि चन्नी ने मुझे रोकने का प्रयास किया। ये बिल्कुल ही गलत है। एक माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा शोभनीय बातें नहीं है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आप देखिए जो गोरखपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, उस एयरपोर्ट को कितने में बेचेंगे ये पहले से तय हो चुका है इनका। तो ऐसा बहुत सारा एयरपोर्ट्स है जहां लोग प्राइवेट को कह रहे हैं कि पूरी शेयर नहीं बेचेंगे। अब कितना बेचेंगे? 51% से ज्यादा बेच दिया, मतलब बेच दिया। तो ये अलग लोगों को गुमराह करने की जनता पार्टी के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश को ऐसे नहीं चलाया जाता। अब सेल है, सेल इतना बड़ा हमारा महारत्न कंपनी है और सेल के एक एक पार्ट को बेचने जा रहे हैं। अरे बेचने के बजाय आप उसको प्रॉपर्टी लगा करके बढ़ाइए, जनता वहां काम करेगी, बेरोजगार वहां भरे जाएंगे। रेलवे का स्टेशन, रेलवे के कुछ कुछ प्रॉपर्टी को अलग से लोगों को दिए जा रहे हैं, कंपनीज को। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं आएगी। सरकारी संस्थान को बनाए रखने के लिए आप उस पर नजर रखिए। जिस ढंग से प्राइवेट कंपनियां काम करती है उसी ढंग से आप भी काम करवाइए, करिए। ये देश को बेचना उचित नहीं है। जहां सरकारी कंपनीज में लोगों को 1 लाख सैलरी मिलता था, प्राइवेट कंपनी में 10,000 हो गया। महंगाई 10 गुनी हो गई। लेकिन क्या करे, लोग विवश है, लोग हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसे हुए हैं, जाति धर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी उसका फायदा उठा रहे हैं। आलोक वत्स साहब, प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं ठाकुर साहब ने। देखिए, ये लोग खुद से अपना कुछ बजट बता देते हैं कि प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई तो 6 करोड़ खर्च हो गए। कहां से इनके पास ये डाटा आया है? और ये देश एक सुसंस्कृत देश वैदिक काल से रहा है। मुसलमानों के समय पूरा देश जानता है कि हमारे मंदिरों पर कुठाराघात किया गया। अगर आप कभी बनारस गई हो तो किन तंग गलियों से गुजर कर जाना पड़ता था महादेव के पास, ये सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। आज वहां जिस तरीके का कॉरिडोर बनाया गया है, हमने उस जगह को उठाया है, अच्छा बनाया है लोगों के हित में और बगैर किसी दंगे के। योगी राज में एक भी दंगे नहीं हुए
और ये हमें हिंदू ठीक है, मुस्लिम खैर, लड़ाने की बात पंजाब करते की हैं। थी और आप उत्तर प्रदेश पर आ गए हैं, योगी राज की आप बात कर रहे हैं। बात हम पंजाब की कर रहे थे कि वहां पर किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से आज PSU राहुल गांधी पहुंच रहे हैं उसको लेकर बातचीत थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। चर्चा जिस तरीके से पहुंची है शुरुआत से लेकर अंत तक, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि फिलहाल पंजाब में किस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि आज खुद राहुल गांधी जो हैं वो पहुंच रहे हैं, कुछ देर में वो अमृतसर पहुंचेंगे, माथा टेकेंगे और एकता का जो प्रदर्शन का यहाँ पर जिक्र किया गया है, एकता का जो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। देखना होगा कि ये जो एकता आज दिखाने जा रहे हैं ये आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस को सक्रिय या फिर सफल कोशिशें जो है उसको अंजाम देती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।